हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ट्रिकी आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य हो चाहे कौन सा भी इतिहास का कोई भी टॉपिक है, उसको अगर हम पूरा गहराई से पढ़ना शुरू कर दें तो कई दिन नहीं, कई महीने नहीं, कई वर्ष लग जाते हैं। तो हमें इतना विशाल मामला न लेकर सिर्फ हमारे परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उसमें से मुख्य मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसी कड़ी में हम ये महत्वपूर्ण शब्दावली वाला पार्ट प्रत्येक अध्याय के साथ लेकर आए हैं, ताकि ये महत्वपूर्ण शब्दावली वाला पार्ट है, ये कोई अरे गहरे शब्द नहीं है, बल्कि ये पूरे पाठ का सार है, जिसमें से एग्जामिनर ने जो कुछ भी अपने दिमाग में सोचा है वो शायद इन शब्दावली वाले शब्दों में शब्द मिल ही जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार से आए। हमें इन शब्दों का ध्यान रखना विशेष रूप से। तो चलते हैं आज के इस मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में शेष भाग को समझने के लिए मौर्यकालीन महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। मेगस्थनीज, ये शब्दावली में शब्द लिखे मैंने। मेगस्थनीज कौन था? यह यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर उसमें वहाँ का शासक था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई लड़ता है, जिसमें हार जाता है। फिर इस मेगस्थनीज का क्या रोल रहता है? साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होना निश्चित हुआ और हो गया। अब हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग देशों के बिलोंग रखते थे, तो हेलेना की बात चंद्रगुप्त के समझ में नहीं आती थी और चंद्रगुप्त की बात हेलेना के समझ में नहीं आती थी। दुविधा में थे। हेलेना अगर शंपू मांगती है तो वो तरई परई बोल ले, चंद्रगुप्त मौर्य के समझ में नहीं आए। और चंद्रगुप्त मौर्य अगर कहें, दासियाँ जो भी पूछें उनसे कि आपको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, तो ये बात उनके समझ में न आए। इसी दुविधा को मिटाने के लिए हेलेना के साथ एक ऐसा व्यक्ति मेगस्थनीज भेजा गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त साम्राज्य की भाषा भी समझे और हेलेना की बात भी समझे, अर्थात दोनों का उच्चारण जानता हो और दोनों का उच्चारण करने की योग्यता भी रखता हो, समझा सके दोनों की बातों को। इसके लिए मेगस्थनीज को हेलेना के साथ भेजा गया और 302 से 297 ईसा पूर्व तक यह भारत में लगभग 5 साल तक रहा। तब तक हेलेना यहाँ अच्छी तरह से यहाँ के रहन सहन को समझ चुकी थी। यहाँ रहकर वो कोई सीधा नहीं बैठा रहा, बल्कि एक विशाल इंडिका पुस्तक लिखी, जो कि विदेशी द्वारा लिखने वाले भारत का पहला इतिहास था। भारत का इतिहास लिखने वाला वह पहला ग्रंथ था, इंडिका, जिसे मेगस्थनीज ने लिखा। इंडिका का मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके अंश स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी, डायोडोरस आदि लेखक हैं, उनके उद्धरणों में उपलब्ध हैं और जिन्हें संकलित किया एरियन ने। तो इंडिका के मूल रूप का अगर पूछें तो वो उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उनके अंश मिले हैं और उन अंशों का संकलन किया है, उनको जोड़ा है और एक ग्रंथ, नया ग्रंथ बनाया एरियन ने। ये तो हो गया मेगस्थनीज के बारे में। मुद्रा राक्षस है वह देवचंद्र गुप्तम। ये नाटक लिखे गए किन के द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त ने कौन से नाटक लिखे? मुद्रा
20 मुद्रा ऐसे याद रख लो। 20 मुद्रा देवी, 20 मुद्रा देवी, देई अर्थात देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा अर्थात मुद्रा राक्षस, 20 अर्थात विशाख। 20 मुद्रा देई। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा और देवी चंद्रगुप्तम लिखा, शायद आपके याद हो गया होगा। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में स्थित एक स्थल है, चंद्रगिरी पहाड़ी पर है, जैन तीर्थ स्थल है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य अकाल पड़ने की वजह से कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर गए और वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी पर श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना डेरा डाला और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संतारा लेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे। तो वही स्थल श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल बन चुका है। अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों में मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है? मास की ये स्थल है, मास की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम, यहाँ जो लेख मिले हैं उनमें अशोक का नाम अशोक मिला है। और पुराणों में भी अशोक का नाम मिला है, लेकिन अशोक नहीं, सीधा अशोक नहीं मिलकर अशोक वर्धन नाम मिला है। तो अशोक नाम कहाँ कहाँ मिला? मास की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम, इन लेखों में। अशोक के अन्य नाम क्या क्या मिले हैं? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है दोस्तों कि देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी ये शब्द बौद्ध धर्म से हटकर हैं, हिंदू धर्म से संबंधित शब्द हैं ये। तो इनसे हम समझ सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी अपनाया था, हिंदू धर्म को मानने वाला भी था, अर्थात वो एक कट्टर बौद्ध नहीं था बल्कि धार्मिक सहिष्णु शासक था। अतः उसकी महानता भी इनमें झलकती है। लिपि, अशोक के लेखों की लिपि खरोष्टी, ब्रह्मी, अरामाइक ये लिपियाँ थी। जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक के लेखों को पढ़ने में सफलता अर्जित की वो जेम्स प्रिंसेप थे। कलिंग है, क्या है कलिंग? कलिंग एक इलाका जो वर्तमान ओडिशा में है, ओडिशा का तटवर्ती इलाका है, यहीं पर कलिंग राज्य हुआ करता था। और उस लड़ाई में हाथियों के लिए लड़ा गया था वो युद्ध। बताते हैं कि अशोक ने कलिंग के नंदराज थे उस समय वहाँ के शासक, उन पर आक्रमण किया और भयंकर लड़ाई हुई जिसमें लाखों की संख्या में लाशें बिछाई गई। और उनको देखकर जब उपगुप्त बौद्ध धर्म अपनाया, उपगुप्त से प्रभावित होकर ये उपगुप्त ने जब उन लाशों का भ्रमण करवाया अशोक को, तो अशोक का हृदय एकदम से कांप उठा और उसने अहिंसा का मार्ग धारण कर लिया, हिंसा को छोड़ दिया बिल्कुल, अर्थात हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध की लड़ाई के बाद हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद हुआ था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया अशोक ने। किससे प्रभावित होकर? उपगुप्त से। कनगनहल्ली स्तूप, यहाँ पर कनगनहल्ली स्थान है कर्नाटक में, यहाँ पर अशोक की प्रस्तर प्रतिमा मिली है, अशोक की पत्थर की प्रतिमा मिली है जिसमें और यहाँ पर 145 लघु अभिलेख भी मिले हैं कनगनहल्ली में। अशोक स्तंभ मुख्य चर्चा कर लेते हैं हम। सारनाथ स्थल से अशोक स्तंभ मिला है रामपुरवा से, ये रायपुरवा नहीं है, रामपुरवा से, संकिसा से, लोरिया नंदनगढ़ से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये हमारे भारत की मुद्रा है, रुपये का सिक्का है, चाहे कोई भी, उसमें सारनाथ सिंह स्तंभ अवश्य आता है। तो उसमें देखना हमें 3 सिंह दिखाई देते हैं, एक सामने, एक इस साइड में, एक इस साइड में। तो 3 तो ये हो गए, लेकिन एक इसके बिल्कुल बैक साइड में पीछे की तरफ चौथा शेर भी है। तो कुल 4 सिंह है सारनाथ में, सारनाथ सिंह स्तंभ है उसमें मिलते हैं। रामपुरवा का जो स्तंभ है उसमें सांड
अर्थात बैल की वर्षभ आकृति है। संकिसा, इसमें हाथी का वर्ण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। एग्जामिनर के सबसे पसंदीदा प्रश्नों में से एक प्रश्न ये संकिसा वाला है। प्रश्न 5-6 लाइनों में बना देते हैं, लेकिन उसमें एक जगह संकिसा शब्द लिख देते हैं, या प्रश्न 5-6 लाइनों में बना देते हैं, उसमें एक जगह हाथी शब्द लिख देते हैं। तो हाथी और संकिसा, अगर संकिसा प्रश्न में है तो ऑप्शन में हाथी मिलेगा, अगर प्रश्न में हाथी है तो ऑप्शन में संकिसा मिलेगा। ये प्रश्न पूछता है बहुत बार। लोरिया नंदनगढ़ सिंह है। पण, कार सापण, धरण, ये क्या थे? पण, कार सापण और धरण ये चांदी की एक मौर्यकालीन मुद्रा थी, चांदी का सिक्का था जिसे पण कहा गया। अशोक स्तंभ थे किस प्रकार के? एकासम, एकासम अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए। इसके 4 भाग हैं: दंड, शिखर, फलक और प्रतिमा। सबसे ऊपर प्रतिमा होते थे, दंड, शिखर, फलक तथा पशु प्रतिमा। ये पशु प्रतिमा सबसे ऊपर होते थे, जिसमें हम पढ़ कर आए ना, ये शीर्ष में 4 सिंह है, सांड, हाथी, सिंह है। तो ये सबसे ऊपर, जैसे ये स्तंभ है, इसके ऊपर है, ये तो दंड हो गया, इसके ऊपर शिखर है, और शिखर के ऊपर जैसे उल्टा कमल है या जो भी है, जैसे भी आकृति है, फलक हो गया, और इसके ऊपर यहाँ ये सिंह है या बैल है, जो कुछ भी है यहाँ ऊपर होते थे। तो ये पशु प्रतिमा अशोक के स्तंभों में मिलती है। और सर ए कुना या सान ए कुना, ये कंधार के पास एक लेख मिला है, जिसमें यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा हुआ द्विभाषीय लेख मिला है। मौर्यकालीन अधिकारी क्या कहलाते थे? राजुक, युक्त और प्रादेशिक। पंकोदक सन्निरोधे, पंख का अर्थ होता है कीचड़। हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, पंख का अर्थ होता है कीचड़। तो जो सड़क पर कीचड़ फैलाते थे उनको दिया जाने वाला दंड क्या था? पंकोदक सन्निरोधे। ये आगे जो कुछ भी लिखा उसको छोड़ दो, पंख याद रख लो बस। पंख अर्थात कीचड़, कीचड़ और पंख ये याद रख लो। उद्दक भाग, उद्दक भाग, भाग अर्थात कर, उद्दक सिंचाई, सिंचाई कर जो भूमि का 1/, जो उपज का 1/5 भाग या 1/3 भाग तक वसूला जाता था। 1/5 से 1/3 भाग तक, कहीं 1/4 भी हो सकता है। तो मौर्यकालीन सिंचाई कर को उद्दक भाग नाम दिया गया। शीताध्यक्ष, अध्यक्ष जो भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे उन्हें शीताध्यक्ष कहा गया था, भू कर वसूलने वाले। शुल्काध्यक्ष व्यवसाय कर वसूलने वाले, व्यापार करने वाले लोग थे, व्यापारियों से जो कर वसूलता था वो शुल्काध्यक्ष होता था। खानों का नियंत्रण करने वाला, खान जहाँ भी होते थे तो उनको नियंत्रित करने वाला अक्राध्यक्ष कहलाता था। अग्रोनोमय जिलाधिकारी, मौर्यकालीन जिलाधिकारी को अग्रोनोमय कहा गया है। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की शुरुआत किस काल से हुई? मौर्य काल से। ये प्रश्न बहुत बार आया है। इंडिका में नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख है, नगर परिषद या नगर पालिका की। तो जिसमें तीसरी समिति, पहले चर्चा कर चुके हैं वैसे हम, जनगणना का हिसाब रखती थी। इन समितियों का प्रमुख क्या कहलाता था? नागरिक या पूर्व मुख्य होता था। सांची स्तूप, सीधा पूछते हैं सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल में। तो कौन से में है? मध्य प्रदेश में। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृति व अभिलेख खुदवाना, अशोक ने पशु आकृति बनवानी स्तंभों पर और अभिलेख खुदवाना ये कहाँ से सीखा? किन से प्रभावित होकर ये बातें सीखी थी अशोक ने? ईरान से। मंडल कूपों का अर्थात घेरदार कुओं के सर्वप्रथम साक्ष्य
किस काल से मिलते हैं? मौर्य काल से। अशोक की रानी का स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? इलाहाबाद से। सुदर्शन झील के बारे में बहुत बार पढ़ा है, दोबारा इसका दोहरान भी करना जरूरी है क्योंकि सुदर्शन झील है, यहाँ से प्रश्न टपकता है दोस्तों। निर्माणकर्ता कौन थे? सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय गवर्नर था गुजरात वाले इलाके में, काठियावाड़ में, पुष्यगुप्त नहीं है ये, पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर होता था, जिसने निर्माण करवाया सुदर्शन झील का। तो शासक तो उस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन निर्माण किसने करवाया? पुष्यगुप्त ने। वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में ही था, लेकिन निर्माण करता पुष्यगुप्त नाम आता है, तो हमें पुष्यगुप्त करना पड़ेगा। अगर शासक का नाम पूछें तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर समय समय पर उसमें दरारें आना, झील में टूट फूट होना, तो उनका दोबारा निर्माण करने के लिए अनेक शासकों ने कदम उठाए। तो उनमें से नाम आता है अशोक का। अशोक के समय दुःशासक नाम से एक गवर्नर हुए, उन्होंने इनका पुनर्निर्माण करवाया। इसी प्रकार रुद्रदामन के समय सुविशाख ने निर्माण करवाया, और गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय गवर्नर था परणदत्त, और उसके पुत्र थे चक्रपालित, उसने इसका निर्माण करवाया। तो याद कैसे रखें? जैसे चंद्रगुप्त, पुष्यगुप्त, गुप्त याद रख लो। हाँ, ये स्कंदगुप्त, इसमें भी गुप्त है, इसमें आप कन्फ्यूज मत होना, ये अलग ही शब्द हैं। गुप्त याद रख लो, तो ये दो कॉन्सेप्ट तो बीच वाले चले गए, दुःशासक सुविशाख, अशोक रुद्रदामन, इनका काम तमाम। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त या पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के समय था या स्कंदगुप्त के समय, हमें चंद्रगुप्त के समय ये याद रखना है। वैसे भी इसमें देखो, पुष्य आधा से बीच में है, और चंद्र में आधा न बीच में है, जबकि स्कंद में से आधा जरूर है लेकिन ये शुरू में, तो इसको हटा दो। बीच वाले ये शब्द देखो, आधा न आधा से, चंद्र में आधा से, पुष्य में आधा से, और गुप्त मिल रहा है, तो हो गया ये याद। पुष्यगुप्त किसके समय था? चंद्रगुप्त मौर्य के। दुःशासक, इसमें लास्ट में क आया है, दुःशासक में अंतिम अक्षर क, अशोक में अंतिम अक्षर क, कैसे याद कर लो। सुविशाख, विशाल रुद्र, ऐसे याद रख लो। विशाल अर्थात सुविशाख, रुद्र रूप, विशाल रुद्रदामन अर्थात विशाल रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष विशाल है। रुद्रदामन शब्द याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बार बार। परणदत्त के पुत्र चक्रपालित हुए थे स्कंदगुप्त के समय, ये अंत में एक बच्चा है वो याद रह जाएगा अपने। आगे अशोक के द्वारा बोध गया की यात्रा कब की गई? 10वें वर्ष की गई थी, राजा रावण के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की अशोक ने। किस में वर्णन मिलता है? 8वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि निगलिवा की यात्रा कौन से वर्ष में की? तो 12वें वर्ष में। लुम्बिनी की यात्रा कब की? 20वें वर्ष में। ये पूछा है बहुत बार प्रश्नों में। और अशोक के सर्वाधिक लेख कौन सी लिपि में? प्राकृत और ब्रह्मी लिपि में। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त और हेलेना का विवाह है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विश्व का, एक देश से दूसरे देश के साथ। अमित्रघात है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर, जो भी प्रश्न बनाने वाले हैं, पेपर बनाने वाले, उनका अमित्रघात है। हालांकि इस शास्त्र का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पता नहीं क्यों हर परीक्षा में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दो परीक्षा छोड़कर ये प्रश्न पूछ ही लेते हैं पेपर बनाने वाले। ये बिंदुसार है, जैसे बाप का बेटा या बेटे का बाप कहा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की महान शासक था, अशोक महान शासक था, और बीच की कड़ी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार तो बाप का बेटा हो गया। बाप की वजह से बेटे को पहचान मिली, और बेटे का बाप अशोक भी महान हुआ तो बेटे की वजह से कि बेटा किसका था, बिंदुसार का। अशोक किसका था, बिंदुसार का। तो बेटे की वजह से भी पहचान मिली, तो वो बिंदुसार जिसे अमित्रघात कहा गया है। कलिंग युद्ध ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, राजा रावण के 13वें वर्ष नंदराज के साथ। तीर्थ मौर्यकालीन 18 शीर्षस्थ मंत्री थे, उनको तीर्थ कहा गया है। मंत्रियों को तीर्थ कहा गया है, जो 18 थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, पीएम प्रधानमंत्री, और जिसने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया और खुद उसका प्रधानमंत्री बना, तो वो था चाणक्य, जिसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, और उसने अर्थशास्त्र लिखा। विष्टि शब्द आया बेगार के लिए। कर चोरी पर क्या जुर्माना होता था, मृत्यु। कर चोरी अगर कोई करता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। रूपाजीवा शब्द कई बार पूछा गया है, तो ये वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी, उन्हें रूपाजीवा कहा गया है। मनोरंजन के साधन रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, ये मनोरंजन के साधन थे। सार्थवा है अर्थात व्यापारियों का प्रमुख। व्यापारी समूह में जाते थे, उनका प्रमुख सार्थवा कहलाता था। एक नेता होता है ना, तो व्यापारियों का एक नेता जो अग्रणी होता था। भृगुकच्छ बड़ौच ये गुजरात में है, और ये क्या था, एक बंदरगाह था जो पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। भृगुकच्छ है, अर्थात बड़ौच भी लिखा हुआ मिलता है, भृगुकच्छ भी मिलता है, और ये पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति ये पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह था, पढ़ चुके हैं पीछे हम। आहत मुद्रा, आहत मुद्रा जिसमें सिक्के पर चांदी का हो चाहे कोई भी हो, सिद्ध उसे ठप्पा लगाया जाता था, वो पंचमार्क सिक्के के नाम से भी जाने जाते हैं। पंचमार्क सिक्का 5 आकृतियाँ होती थी इनमें। इनका व्यापक प्रयोग मौर्य काल में शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत इसकी 5वीं सदी ईसा पूर्व में हो चुकी थी। बौद्ध युग में जैन बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, उस समय इसका प्रचलन प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इनको व्यापक रूप से सफलता नहीं मिली। इन सिक्कों का व्यापक रूप से प्रयोग मौर्य काल में यहाँ आकर होने लगा। भारत का मेकियावली किसे कहते हैं, चाणक्य को ही कहते हैं, जिसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी थी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये 150 ईस्वी के लगभग बनाया गया गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का एक साथ नाम मिलता है इनमें। और सुदर्शन झील के बारे में अभी हम पढ़ कर आए, तो इसका वर्णन भी इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन कौन था, ये सक्षत्र शासक था। तो जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक यानी दादा पोता दोनों का वर्णन एक साथ, दोनों नाम एक साथ लिखे हुए मिलते हैं। कौशाम्बी का अभिलेख या अयोध्या का अभिलेख या इलाहाबाद का लेख या प्रयागराज का अभिलेख या रानी का लेख, ये याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल ये पाटलिपुत्र में मिला है दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी पुस्तक, उसमें वर्षल कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को, अर्थात निम्न कुल का। अभिलेखागार क्या होता है, वह स्थान जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों
एवं दस्तावेजों को रखा जाता है उन्हें अभिलेखागार कहा जाता है। इसके साथ दोस्तों हमारा मौर्य साम्राज्य वाला पार्ट पूरा हो चुका है। मैंने लगभग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है और यहाँ से बाहर कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से समझने की बार बार प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई रह जाता है तो वो तो सभी के लिए, चाहे किताब पढ़ लो चाहे कुछ भी पढ़ लो, 100 में से 100 तो कहीं से प्राप्त नहीं होंगे। चाहे कोई भी बुक उठा लो, पूरा कोर कहीं से नहीं होता है। ऐसे प्रश्न तो 2-4 प्रश्न कर बनाने वाले होते हैं, वो डालते ही हैं जो बहुत कठिनाई से मिलते हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा टारगेट रीड को क्लियर करना, वो मैटर सारा का सारा इनमें आ चुका है। अच्छा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।